अमर बेल। आपके बेटे की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर ने अयाज हैदर से हाथ मिलाते हुए कहा। वो अभी थोड़ी देर पहले ही चीफ मिनिस्टर हाउस पहुँचे थे। मुझे हैरत हो रही है आपकी बात पर। अब्बास का सर्विस रिकॉर्ड शानदार है। उसने हमेशा अपने फ़राइज़ को बड़ी ईमानदारी से सरअंजाम दिया है और वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा। आप खुद कई बार उसकी तारीफ़ कर चुके हैं, अयाज हैदर ने बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त वहाँ अकेले थे और अब सोफ़ों पर बैठ चुके थे। मुझे उसकी काबिलियत या जहानत पर कोई शुबा नहीं, मगर 2 दिन पहले जो कुछ हुआ है, मैं अब्बास हैदर जैसे ऑफिसर से उसकी तवक्को नहीं रखता था। हाई कोर्ट के एक जज के बेटे को इस तरह घर से उठाकर मार देना और फिर ये कहना कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सर, मेरी अब्बास से इस मामले में तफसीलात हुई हैं। वो लड़का उसी रात वाकई पुलिस मुकाबले में मारा गया था। डकैती की कोशिश। चीफ मिनिस्टर ने अयाज हैदर की बात काट दी। मेरे सामने वो बयान ना दोहराएं जो अखबारों को दिया गया है। उसका बाप कह रहा है कि घर से सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार उसके बेटे को उठा कर ले गए। जस्टिस नियाज ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक जज का बेटा एक जुर्म करते हुए इस तरह मारा जाए तो उसकी साख किस हद तक मुतासिर होगी, आप तो अच्छी तरह उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अयाज हैदर ने बड़े पुरस्कून अंदाज में कहा। चीफ मिनिस्टर जवाब में कुछ बोले बगैर खामोशी से उन्हें घूरते रहे। जस्टिस नियाज झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और ये उनकी मजबूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इस झूठ की बिना पर आप अब्बास को सज़ा दें। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अब्बास मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा बाद में है। आपकी इंतज़ामिया का एक रुकन पहले है और उसकी ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी सब पर बहुत वाज़ेह है। मैं जानता हूँ आप अपने एक अच्छे और मुस्तैद ऑफिसर को कभी खोना नहीं चाहेंगे। अयाज हैदर बड़े नपे-तुले लफ्ज़ों में अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे थे। चीफ मिनिस्टर अब भी कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देख रहे थे। अब्बास ने कोई गलत काम किया होता तो मैं कभी यहाँ ना बैठा होता। आप उसके साथ जो चाहे करते, मुझे कोई एतराज़ ना होता। लेकिन अब अब्बास ने जो भी किया है वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए किया है, और अगर अब्बास हैदर जैसे ऑफिसर्स को सज़ा दी जाएगी तो इस सारे पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होगा। खुद अब्बास इस सारे वाक़े पर बहुत अपसेट है। वो तो रिज़ाइन कर देना चाहता था, मगर मैंने ज़बरदस्ती उससे रोका। वो कह रहा था कि प्रेस तो हमेशा पुलिस का नेगेटिव इमेज ही लोगों को सामने पेश करती है, मगर जब ऊपर वाले भी अपने ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के बजाय उनके एक्शन पर शक व शुबा का इज़हार करते हैं तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उसे खासा समझाया, मगर वो फिर भी बहुत बददिल हो गया है। इस सारे वाक़े पर वो मुझसे शिकायत कर रहा था कि आपने इस मामले में उसकी हिमायत करने के बजाय इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उसका वाज़ेह मतलब तो यही हुआ कि आपको जस्टिस नियाज की बात ज़्यादा वज़नी लग रही है, और वो कह रहा था कि आपके इस हुक्म से उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। चीफ मिनिस्टर अयाज हैदर की बात सुनते हुए मुसलसल सिगार पी रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। अयाज हैदर की बातें उन पर असर कर रही थीं या नहीं, कम से कम अयाज हैदर को उनके चेहरे से ये जान में कोई मदद नहीं मिल रही थी। वो कुछ देर और बात करते रहे, फिर जब वो खामोश हो गए तो चीफ मिनिस्टर ने कुछ आगे झुकते हुए सामने पड़ी टेबल पर मौजूद एशट्रे में सिगार की राख झाड़ी। अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मैंने नहीं दिया। वो रुके, फिर बोले, मैंने इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और ये ऑर्डर मैंने किसी ख़ास शख्स को फोकस बनाकर नहीं दिया। सर, बात एक ही हो जाती है, अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए या फिर इस वाक़े के बारे में, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, अयाज हैदर ने कहा। इंक्वायरी तो मुझे करवानी ही है। जस्टिस नियाज ने पब्लिकली आपके बेटे को मुजरिम ठहराया है। ऑफिशियली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस वाक़े पर एहतजाज किया है। जस्टिस नियाज के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मैं आपसे पहले चीफ मिनिस्टर ने उनकी बात काट दी। उनके इल्ज़ामात इतने भी बेबुनियाद नहीं हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से तफसीली बात हुई है मेरी। उन्होंने एतराफ़ किया है कि मौत का वक्त वो नहीं था जो उन्होंने दिया है। जस्टिस नियाज ने जिस वक्त इम्तनान सदीकी से बात की, उस वक्त उनका बेटा जिंदा था।
اور ان کے فون پر امتنان صدیقی سے بات کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی موت ہوئی۔ چیف منسٹر اب ایاز حیدر کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہے تھے۔ ایاز حیدر کے چہرے کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں چیف منسٹر کی بات سن رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی اسے بتایا ہے کہ ان چاروں کی موت بہت قریب سے گولیاں لگنے سے ہوئی ہے۔ ایاز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 فٹ کے فاصلے سے، اور کچھ گولیاں کم فاصلے کی وجہ سے ان کے جسم کے آر پار بھی ہو گئی ہیں۔ چیف منسٹر ایک بار پھر سگار کی راکھ جھاڑ رہے تھے۔ ایاز حیدر پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، یوں جیسے وہ انہیں کوئی دلچسپ کہانی سنانے میں مصروف تھے۔ اور یہ جان کر بھی آپ خاصے محفوظ ہوں گے کہ چاروں کے جسم سے ملنے والی گولیاں ایک ہی رائفل سے چلائی گئی ہیں۔ اب پولیس فورس میں کتنے ماہر نشانہ باز ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور میں بھی۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ ایک پولیس مقابلے کے چاروں مجرم ایک ہی پولیس والے کا نشانہ بنے؟ چیف منسٹر کے چہرے پر اب ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ چند منٹوں کے فرق سے تقریباً ایک ہی وقت مرے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلہ 2 گھنٹے جاری رہا اور 4 مختلف جگہوں پر انہیں شوٹ کیا گیا۔ ایک رائفل ہے، چلو مان لیتے ہیں، مگر پھر کم از کم موت کے وقت میں 10-15 منٹ نہیں تو 8-10 منٹ کا فرق ہوتا۔ ان کی آواز میں اب کچھ تلخی جھلکنے لگی تھی۔ اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس نیاز کے بیٹے کو موت سے پہلے اچھے خاصے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی پسلی کی کچھ ہڈیوں میں فریکچرز تھے اور جسم پر چوٹوں کے کچھ نشانات بھی تھے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ طنزیہ انداز میں ایک اور کش لیتے ہوئے کہا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ ایسے ڈاکٹرز پر کیس چلنا چاہیے، انکوائری ان کی ہونی چاہیے۔ جو ڈاکٹر پہلے ایک بیان دے رہے ہیں پھر دوسرا، ان پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انہوں نے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ایاز حیدر نے اسی پرسکون انداز میں کہا جس پرسکون انداز میں وہ چیف منسٹر کی ساری گفتگو سنتے رہے تھے۔ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ انہیں عباس حیدر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بدلنے پر مجبور کیا۔ ایاز چیف منسٹر کی بات پر بے اختیار ہنسے۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس نے ایسے کیوں کیا؟ اسی سوال کا جواب لینے کے لیے تو میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ آپ بتائیے، عباس نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ کی عباس سے بات ہو چکی ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ اس سے کر سکتے تھے سر، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتاتا۔ ڈاکٹر سے میری بات چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے، جبکہ عباس سے بات کا آغاز کل ہی ہوا تھا میرا۔ اگر آپ یہاں نہ آئے ہوتے تو اس وقت عباس ہی بیٹھا ہوتا یہاں۔ میں آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں، کیا جسٹس نیاز کی فیملی کے ساتھ آپ کے کوئی اختلافات تھے؟ نہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ میں تو ان کی فیملی کو ٹھیک طرح سے جانتا تک نہیں ہوں۔ ان کا رورل بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا اربن ہے، پھر کسی اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کسی کو بھی ایسے ہی اٹھا کر مار دے، ایاز حیدر نے صاف لفظوں میں انکار کرتے ہوئے کہا۔ چیف منسٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اب باتیں کچھ کھل کر ہوں گی۔ یہ بات تو صاف طے ہے کہ عباس نے ان چاروں کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کچھ توقف کیا اور سامنے ٹیبل پر پڑی ایک فائل کھول کر اس میں ایک ایڈریس پڑھنے لگے۔ ایاز حیدر کے چہرے پر پہلی بار تناؤ کی کیفیت نظر آنے لگی۔ وہ ایڈریس اس گھر کا تھا جہاں علیزہ نانو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ ایڈریس اس گھر کا ہے جہاں آپ کی والدہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد رہ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی ایک بھانجی بھی رہتی ہے، علیزہ سکندر۔ وہ خاموش ہو گئے اور فائل میں موجود کاغذات کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے وہ فائل واپس ٹیبل پر رکھ دی اور ایاز حیدر کو دیکھنے لگے۔ جس رات یہ واقعہ ہوا تھا، اس رات آپ کی یہ بھانجی اپنی ایک دوست کے ساتھ کسی کنسرٹ سے واپس آ رہی تھی جب ان کے چاروں لڑکوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ آپ کی بھانجی کی دوست اپنے گھر چلی گئی، لیکن جب آپ کی بھانجی گھر جا رہی تھی تو اس کا ایک بار پھر پیچھا کیا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں یکے بعد دیگرے کئی کالز آئیں۔ چند کالز آپ کی والدہ نے کیں، کچھ اس طرح سے کی گئیں جہاں آپ کی بھانجی چھپ گئی تھی۔ وہ بڑی روانی سے سب کچھ بتاتے جا رہے تھے۔ ایاز حیدر کو ان کی معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پولیس صرف عباس حیدر کی وفادار نہیں ہو سکتی تھی،
जिस घर में आपकी भांजी छुपी थी वहाँ कोई डकैती नहीं हो रही थी। अलबत्ता वो लड़के आपकी भांजी के पीछे ज़रूर गए थे। अब्बास हैदर के साथ इस दिन उमर जहांगीर भी था और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उसके साथ रहा। उमर जहांगीर को तो जानते हैं ना आप? चीफ मिनिस्टर ने मुस्कुराकर अजीब से अंदाज में कहा और फिर बात जारी रखी। अब्बास ने इस पूरे इलाके का घेराव कर लिया और इस घर तक भी पहुंच गया। वो लड़के इस वक्त तक फरार हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, क्या ये बताने की ज़रूरत है या इतना ही काफ़ी है? ये ज़रूर याद रखें कि आपकी भांजी की कार इस वक्त भी पुलिस वर्कशॉप में है और इस घर पर इस वक्त भी पुलिस गार्ड लगी हुई है। उन्होंने बड़े महफूज होते हुए अयाज हैदर को देखकर पूछा। अयाज हैदर ने एक गहरा सांस लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब्बास ने आपकी भांजी की वजह से इन चारों को मारा था? क्या सिर्फ इसलिए कि उन चारों ने आपकी भांजी का पीछा किया था या फिर इसलिए कि आपकी भांजी उनमें से किसी के साथ इन्वॉल्व थी, ख़ास तौर पर जस्टिस नियाज़ के बेटे के साथ, क्योंकि उसके अलावा बाकी पर इतना तशद्दुद नहीं किया गया था? आपको यहाँ बुलाने की वजह यही थी कि ये बातें आमने सामने हो सकें। अब्बास सूरत हाल की संगीनी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आप यकीनन ऐसा नहीं करेंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप अभी भी मुझे सच बताएंगे या फिर वही सब बातें दोहराएंगे जो पहले दोहरा रहे हैं। और ये बात जहन में ज़रूर रखें कि ऐसा करने की सूरत में मैं इंक्वायरी टीम को पूरी अथॉरिटी दे दूंगा और जो कुछ इस वक्त मेरे सामने इस फाइल में पड़ा है वो यकीनन उन तक भी ज़रूर पहुंच जाएगा। उसके बाद आप और आपकी फैमिली को कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आपकी फैमिली इस तरह के किसी स्कैंडल को अफोर्ड कर सकती है? अब्बास हैदर का सोचिए, उसका क्या होगा? उमर जहांगीर वो भी बच नहीं सकेगा। वो ज़ीदक सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के एक मोहरे को फांसने के लिए अपने पते बड़ी होशियारी से खेल रहा था। दूसरी तरफ अयाज हैदर उसकी बातों को गौर से सुनते हुए सारे हिसाब किताब में मसरूफ़ था। जस्टिस नियाज़ जिस सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह ना भी जानते हों तो ये ज़रूर आपके इल्म में होगा कि असम्बली के बहुत से मेंबर्स की पुश्तपनाही हासिल है उन्हें। उनकी बात न सुनने पर मुझे असम्बली में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जस्टिस नियाज़ का मुकाबला करना मुश्किल है और उनका मुतालबा है कि आपके बेटे को मुअत्तल किया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं किस बुनियाद पर ऐसा करने से इनकार करूं, ख़ास तौर पर ये जानने के बाद कि आपके बेटे ने एक गलत काम किया है। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, ना अब्बास ने, ना ही जहांगीर ने। आपको मिलने वाली इत्तलात ठीक है। इन चारों को एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया था और ये इसलिए किया गया था क्योंकि अयाज हैदर ने चीफ मिनिस्टर की बात सुनने के बाद बड़े धीमे और मुस्तहकम लहजे में बात करना शुरू की। चीफ मिनिस्टर खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। अलीज़ा नानो के साथ लाउंज में ही बैठी थी जब उसे बाहर कोरस में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। शायद शैला आई है, नानो ने उसे कहा। नहीं, ये शैला की गाड़ी की आवाज़ नहीं है, अलीज़ा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। उसी वक्त उमर लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अलीज़ा बेख्तियार खुश हुई। कुछ देर पहले वो बेबसी के जिस एहसास से दो चार थी वो यकदम गायब हो गया था। हेलो। उमर का लहजा बिल्कुल खुशगवार नहीं था, उसके चेहरे पर संजीदगी थी। अच्छा हुआ उमर तुम आ गए। ये अलीज़ा बहुत परेशान हो रही थी। फ़ोन डेड है और बाहर मौजूद पुलिस गार्ड किसी को अंदर आने दे रहा है, ना ही बाहर जाने दे रहा है। अलीज़ा मार्केट तक जाना चाहती थी, तुम उसे ले जाओ, नानो उमर को देखते ही कहने लगी। मार्केट तक किस लिए? उमर ने अलीज़ा को बड़े गौर से देखते हुए कहा। वो अब उसके करीब सोफे पर बैठ रहा था। वो शैला को फ़ोन करना चाहती है, नानो ने कहा। किस लिए? वो उसे बुलाना चाह रही है यहाँ। ठीक है, मेरा मोबाइल ले लो, उस पर कॉल करो उसे। उमर ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, इस पर कॉल कर लो। अलीज़ा ने उससे मोबाइल लेकर उठ खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? उमर ने उसे उठते देखकर टोका। अपने कमरे में। मेरे सामने बात करो शहला से। हाँ अलीज़ा, यहीं फ़ोन कर लो, नानो ने भी मुदाखलत की। अलीज़ा ने चौंक कर उमर को देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा और कुछ भी नहीं था। नहीं नानो, मैं यहाँ फ़ोन नहीं कर सकती, उसने लाउंज से निकलते हुए कहा। ग्रैनी, मैं अभी आता हूँ, अलीज़ा ने चलते चलते उमर को कहते सुना। वो अब उसकी तरफ आ रहा था। अलीज़ा कुछ हैरान होकर उसे देखने लगी। वो अब उसके करीब आकर बड़ी नरमी से उसके हाथ से मोबाइल ले रहा था।
आओ तुम्हारे कमरे में चलें, कुछ बातें करनी है तुमसे। वो कदरे मध्यम मगर मुस्तहकम आवाज़ में कह रहा था। मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है, वो उसके साथ चलते हुए बोली। वो दोनों कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही अलीज़ा ने उमर से कहा, आपने देखा अब्बास ने इन चारों के साथ क्या किया है? उमर ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे कहा, अलीज़ा बैठ जाओ और फिर बात करो। वो सोफे पर बैठ गई। अब्बास ने इन चारों को कत्ल कर दिया है, ये कहकर कि वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, ये सब झूठ है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ था। उमर अब खुद भी दूसरे सोफे पर बैठ गया था और बड़े इत्मीनान से उसे देख रहा था। उसने चारों के साथ वही किया जो अंकल अयाज ने शहबाज के साथ किया। मुझे अब आपकी बात पर यकीन आ गया है, आप तब सच कह रहे थे। वो कहती जा रही थी। उमर ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आप शहबाज के बारे में कुछ नहीं कर सके, मगर इन चारों के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप और मैं गवाह हैं, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। हम अब्बास को एक गलत काम के लिए सज़ा दिलवा सकते हैं। वो अब भी बेतासुर चेहरे से उसे देखता रहा। क्या ये ज़रूरी है कि हर गलत काम करने के बाद अब्बास और अंकल अयाज जैसे लोग बड़ी आसानी से बच जाएं? कभी तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, वो हर काम गलत तरीके से कर रहे हैं। उनके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? उसे बात करते करते महसूस हुआ कि उमर ने अब तक उसकी किसी बात की तायीद नहीं की थी, न मुंह से न चेहरे के किसी तासुर से। वो एकदम खामोश हो गई। लाशूरी तौर पर वो ये तवक्को कर रही थी कि उमर उसकी हर बात की न सिर्फ तायीद करेगा बल्कि फ़ौरन उसकी मदद की हामी भी भर लेगा, मगर वो उसके सामने बेतासुर चेहरे के साथ बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। कुछ और भी कहना है तुम्हें? या बस यही सब कहना था? उसके एकदम खामोश होने पर उसने कहा। उसका लहजा इतना अजीब था कि वो चाहने के बावजूद एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी। मेरा नाम क्यों नहीं शामिल किया तुमने इस लिस्ट में? अयाज अंकल, अब्बास हैदर और उमर जहांगीर। वो हैरत से उसे देखने लगी। मुझको भी इस कैटेगरी में रखो। उमर, उमर ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। ज़िंदगी में जो लोग दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, इसलिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो। इस पर उसकी आवाज़ में तल्खी थी। और जो लोग सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं? वो गिर सकते हैं मगर मुंह के बल नहीं। अब्बास ने एक सही काम किया, उसने आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, वरना आप इस तरह के कत्ल को तो कभी सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो बेख्तियार भरमी से बोली। वो अजीब से अंदाज में हंसा। ब्रेन वॉशिंग माई फॉल्ट? मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। उस रात इन चारों के साथ जो कुछ हुआ वो हम दोनों ने मिलकर तय किया था। वो दम बखुद उसे देखती रही। वो बड़े इत्मीनान से उसे बता रहा था। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। आपने मुझसे कहा था कि अब्बास उन लोगों को लॉकअप में बंद कर देगा, उन पर कोर्ट में केस चलेगा। उसने शिकस्ता आवाज़ में कहा। मैंने झूठ बोला था। वो उसका मुंह देखकर रह गई। अलीज़ा सिकंदर को किसी भी उम्र में बेवकूफ़ बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। मैं लोगों को जानने और परखने में आज भी उतनी ही नाकाम हूँ जितना पहले थी। कोई डिग्री, कोई तजुर्बा मेरी समझदारी में इजाफ़ा नहीं कर सकता। मैं कभी भी लोगों के लफ्ज़ों में छुपे असली मफ़हूम तक नहीं पहुँच सकती। या शायद उमर जहांगीर वो शख्स है जिसके लफ्ज़ों को मैं कभी जांचना नहीं चाहूँगी। ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे साफ साफ बता सकते थे, ताकि जो हमाकत तुम अब कर रही हो वो उसी वक्त करना शुरू कर देती। उसकी आवाज़ में इस बार तुरशी थी। क्या करना शुरू कर देती? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज़ में तंबी थी। नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ बता दें। अब्बास को फ़ोन कर कि क्या कहा है तुमने? वो चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद बोला। अलीज़ा को अब कोई खुशफहमी बाकी नहीं रही। उसका एक और अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हो गया। वो जान गई थी कि वो यहाँ किसके लिए आया था, अब्बास को बचाने के लिए या फिर शायद अपने आप को बचाने के लिए। अगर आपको ये पता है कि मैंने अब्बास को फ़ोन किया था तो फिर ये भी पता होगा कि क्यों किया था। उसने अपनी आवाज़ पर हद्दुल मकदूर काबू पाते हुए कहा। तुम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश मत करो। उसने तेज़ आवाज़ में उससे कहा। मैं किसी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जिसे मैं ठीक समझती हूँ। क्या ठीक समझती हो तुम? खुद को और ख़ानदान को स्कैंडलाइज करना? मैं किसी को स्कैंडलाइज नहीं कर रही।
اس نے عمر کی بات کاٹ دی۔ اگر آپ کو اس چیز کا خوف تھا تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ اس کی آواز میں طنز تھا اور وہ اسے بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو مناسب تھا، جو جائز تھا۔ آپ کو انہیں صرف لاک اپ میں بند کر دینا چاہیے تھا۔ ان پر کورٹ میں کیس چلتا، پھر جو سزا کورٹ انہیں دیتی آپ اس پر عمل کرتے۔ لاک اپ میں بند کرنا چاہیے تھا۔ کتنے گھنٹوں کے لیے؟ کیا مطلب؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کتنے بااثر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے؟ انہیں لاک اپ میں بند کیا جاتا اور رات گزرنے سے پہلے انہیں چھڑوا لیا جاتا، کسی کے ایک فون پر، کسی ضمانت یا کارروائی کے بغیر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگ ایف آئی آر رجسٹر کرتے تو وہ کیسے رہا ہو سکتے تھے؟ کون سی ایف آئی آر؟ وہ کیا حیثیت ہے ایک ایف آئی آر کی، جاننا چاہو گی؟ عمر نے ترش لہجے میں کہتے کہتے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے پیپرز میں سے ایک کو لے کر برق رفتاری سے پھاڑتے ہوئے قالین پر اچھال دیا۔ یہ حیثیت ہے ایک ایف آئی آر کی۔ جو کام میں نے یہاں تمہارے سامنے کر کے دکھایا ہے وہ ایسے بااثر خاندانوں کے لوگ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہ دم سادے قالین پر گرتے ان ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ کاغذ کے ایک ردی ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ایف آئی آر کی۔ کون سا خاندان اپنے ثبوتوں کا نام پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ میں آنے دے گا، چاہے انہوں نے جو بھی کیا ہو؟ یہ خاندان کی ساکھ اور مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ وہ رسانیت سے بولتا جا رہا تھا، اور اس صورتحال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مار دیا جائے، ایک جعلی پولیس مقابلے میں۔ اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ طنز سے بولی۔ سب کچھ نہ صحیح، بہت کچھ۔ آپ کی کوئی بات مجھے قائل نہیں کر رہی۔ سوچے سمجھے بغیر ایک غلط کام کرنے کے بعد آپ اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ایف آئی آر کے باوجود بھی وہ چھوٹ جاتے، آپ ان کو نہ رہا ہونے دیتے۔ اتنا اثر و رسوخ تو ہمارے خاندان کا بھی ہے۔ ان چاروں کو کورٹ تک لے جانا آپ کے لیے کوئی مشکل یا ناممکن کام نہیں تھا، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، لے جاتے ان چاروں کو ہم کورٹ میں، اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ان پر کیس چلتا، کورٹ انہیں سزا دیتی۔ کون سی دنیا میں رہ رہی ہو علیزہ؟ یہاں اس ملک میں ایک بااثر خاندان کے فرد پر ایک لڑکی کا پیچھا کرنے پر کیس چلتا۔ جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ پولیس مقابلے میں مارے نہیں جائیں گے، پھر وہ واقعی کورٹ تک پہنچائے جائیں گے۔ اس نے اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہاں اب کورٹ میں ججز انصاف کرتے نہیں، انصاف بیچتے ہیں۔ جیب میں روپیہ اور ماتھے پر بڑے خاندان کی اسٹیمپ ہونی چاہیے، پھر وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ گواہوں کی، نہ ثبوتوں کی، پھر جج خود آپ کا ہو جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کو کون سا جج سزا دیتا؟ وہ اب عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔